दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जनवरी का महीना शुरू हो चुका है और जनवरी के महीने में सर्दी अपने पूरे शबाब पर है। लेकिन इस सर्दी के अंदर भी राजनीतिक गर्मी इतने जोरों की है कि उसने टेम्परेचर को यानी कि तापमान को जो इस समय 5 और 4 डिग्री तक जा रहा है उसमें भी गर्माया हुआ है माहौल को। बात कुछ यूं कि आज 4 जनवरी है और आज सुबह से ही ये खबरें चलती रही मीडिया पर भी और सोशल मीडिया पर कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास पर दिल्ली पुलिस का पहरा है। हालांकि जैसे जैसे दिन ढलना शुरू हुआ, जैसे जैसे मौसम के अंदर थोड़ी गर्मी आनी शुरू हुई तो वो राजनीतिक गर्मी भी कम होने लगी जब ईडी ने ये कहा कि हमने कोई दिल्ली पुलिस नहीं भेजी और हम कोई अरविंद केजरीवाल के निवास पर ना तो पूछताछ के लिए जा रहे हैं ना गिरफ्तार करने जा रहे हैं, हम तो उनको सम्मन भेजेंगे। इसके साथ ही मान लीजिए वो कुछ समय के लिए तो वो जो राजनीतिक गर्मी थी कम हो गई, लेकिन आप ये माने कि क्योंकि चुनाव नजदीक है, जनवरी का महीना शुरू हो चुका है और इस जनवरी के महीने में आप मान लीजिए कि राजनीति पूरी गर्मी पर रहेगी। एक तरफ जहां राम मंदिर का मुद्दा गर्म रहेगा तो दूसरी तरफ मोदी और शाह यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम मोदी और शाह यूं बोलते हैं कि देश जैसे सिकुड़ के मात्र 2 लोगों के बीच में आ चुका है। आप चाहे सोशल मीडिया पे जाएं, आप चाहे प्रिंट मीडिया पे जाएं, आप चाहे डिजिटल मीडिया पे जाएं, आप कहीं चले जाएं और आप चाहे आम जनमानस में बात कर लें, जब भी कुछ शुरू होता है तो मोदी से लेकर मोदी तक या मोदी से लेकर शाह तक आ जाता है। इसलिए चाहे हम हैं या चाहे और मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जब वो बात करते हैं तो मोदी और शाह की बात करते हैं। और मैं आपको जिसे बता रहा हूं कि गर्म मौसम यूं रहने वाला है, राजनीतिक गर्मी कुछ यूं रहने वाली है कि एक तरफ जहां अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन चुका है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसका उद्घाटन होना है, जिसके लिए पूरी तैयारियां हैं और 22 जनवरी के आयोजन के लिए मान लीजिए पूरा देश राममय हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ देश के 4 ऐसे नेता हैं जिनमें 2 मुख्यमंत्री हैं और 2 उप मुख्यमंत्री हैं। अगर ईडी की तैयारी देखें तो लगता ऐसा है कि जैसे उनको जनवरी के महीने में इन 4 नेताओं को जेल भेजने की भी तैयारी है। और इन 4 नेताओं को जेल भेजने का जो मकसद निकाल रहे हैं राजनीतिक लोग, उसके पीछे राजनीतिक लोगों का या राजनीतिक बातें करने वाले लोगों का या राजनीतिक सूझबूझ वाले लोगों का या फिर पॉलिटिक्स के अंदर अपनी कोई ना कोई तिया पांचा करने वाले जो लोग हैं, उनका ये मानना है कि इंडिया गठबंधन को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए भाजपा सरकार कहे या मोदी और शाह की जोड़ी ने कुछ ऐसी प्लानिंग की है कि अगर ये 4 बड़े नेता जेल भेज दिए जाएं तो फिर मान लीजिए कि चुनाव पूरी तरह से फेवर में आ जाएगा। फिर जो 400 पार के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी अब की बार चुनाव मैदान में उतरने जा रही है, तो शायद फिर ये सोच है कि अगर इन 4 धुरंधरों को, जिनके अंदर 2 मुख्यमंत्री हैं और 2 उप मुख्यमंत्री हैं, आप मान लीजिए कि ये 4 नेता देश की 119 लोकसभा सीटों के क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि 119 लोकसभा सीटें हैं जिन पर कहीं इनका प्रभाव है, यहां कहीं इनकी सरकार है या वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं। और मान लीजिए कि अगर 119 लोकसभा सीटें, जिसके अंदर दक्षिण की सीटें भी हैं और जिसके अंदर उत्तर की सीटें भी हैं, अगर इन पर किसी प्रकार से काबू कर लिया गया और यहां पर कुछ ऐसा माहौल बना दिया गया कि इंडिया गठबंधन जो इस समय कहीं एकजुट होता दिख रहा है, तो फिर वो फैल करके अपने आप को बचाने में उसके नेता जब लग जाएंगे तो चुनावी सियासत जो है अपने मन मुताबिक चल ली जाएगी। आपको बात करें कि 4 नेता है कौन से, तो आप दिल्ली का तो आप समझ गए होंगे। जब मैंने आपसे जिक्र किया था, मैंने आपसे आम आदमी पार्टी का भी कहा था, दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी कहा था। तो शुरू करते हैं वहीं से कि पहले नेता हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिनको कि ईडी के द्वारा जेल भेजने की पूरी तैयारी है। और ये हम नहीं कह रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं। और जब आम आदमी पार्टी के नेता और भाजपा नेता आपस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आमने सामने होते हैं तो फिर लब्बो-लुआब यही होता है कि जिस दिन अरविंद बाबू पहुंच जाएंगे ईडी के दफ्तर में, तो फिर उनको वहीं भेज दिया जाएगा जहां पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह हैं, यानी कि तिहाड़ जेल के अंदर। और बस इसी सोच के साथ में आम आदमी पार्टी पूरी तरह आंदोलनरत है। और जो मैंने आपको बताया कि 119 लोकसभा सीटों का समीकरण जो है, वो भी आपसे साथ साथ बतियाते चले
कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि आम आदमी पार्टी का बड़ा नेतृत्व इस समय जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जेल में है, और मान लीजिए इन दोनों नेताओं के जेल में होने की वजह से कहीं ना कहीं पेशोपेश में तो अरविंद केजरीवाल हमेशा रहते ही हैं। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए एक परेशानी का कारण तो बना ही हुआ है कि उनके दो बड़े नेता जेल में हैं, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन की बैठकों के अंदर भी वो सब कुछ नहीं हो पा रहा जो होना चाहिए। और जब अरविंद केजरीवाल पर तलवार लटकती है तो आप मान लीजिए कि कम से कम 20 लोकसभा की सीटें तो ऐसी हो गई कि जिन पर अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे प्रभाव रखते हैं, क्योंकि 7 सीटें लोकसभा की दिल्ली में हैं। भले ही 7 लोकसभा सीटें पिछली बार 2019 और 14 में 7 की 7 भाजपा जीती हो, लेकिन इन 7 लोकसभा सीटों पर अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहीं मिल करके इंडिया गठबंधन एक के मुकाबले एक कैंडिडेट सामने आता है तो फिर स्थिति कुछ बदल भी सकती है। और फिर दूसरा राज्य पंजाब है, जहां 13 लोकसभा की सीटें हैं। हालांकि 13 लोकसभा की सीटों में इस समय अरविंद केजरीवाल की पार्टी के पास मात्र 1 सीट है और भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 2 सीटें हैं। भाजपा के 2 सांसद हैं, एक सन्नी देओल साहब हैं और एक सोम प्रकाश हैं, गुरदासपुर से और होशियारपुर से। लेकिन अगर सीटें जब पूरी गिनी जाएंगी, इन 13 लोकसभा सीटों पर भी अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ गए, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और कांग्रेस वहां पर विपक्ष की भूमिका में है। अगर वर्तमान में देखें तो पंजाब के 13 सीटों में जो सांसद हैं उनमें से 9 कांग्रेस के पास हैं, 1 आम आदमी पार्टी के पास है, 2 बीजेपी के पास हैं और 1 अकाली दल बादल के पास है। अब अगर इनको ही गिन ले कि 9 और 1 10 सीटें, लेकिन जो राजनीतिक सर्वे बता रहे हैं वो तो ये कहते हैं कि अगर कहीं अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े तो फिर पंजाब में सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। यानी कि 20 लोकसभा सीटें हो गई पंजाब और दिल्ली के अंदर। अगर अरविंद केजरीवाल जेल पहुंच जाते हैं तो फिर मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी के अंदर एक भगदड़ भी हो सकती है। 3 सम्मन अरविंद केजरीवाल को पहुंच चुके हैं ईडी के, 4था सम्मन आज तैयार हो जाएगा और इसके बाद में भी अगर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे तो फिर किसी और तरीके से उनको घेर लिया जाएगा बहुत जल्दी, जिस प्रकार की उम्मीद लगती है। अगर दूसरे नेता की बात करें तो फिर दूसरे नेता या दूसरे मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री। 14 सीटों का, लोकसभा की 14 सीटों का स्टेट है झारखंड। झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन जो सरकार चला रहे हैं वो कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं। वहां पर कांग्रेस पार्टनर की भूमिका में है। और अगर झारखंड की 14 सीटों को आप देखें तो जो पिछला लोकसभा चुनाव था 2019 का, वहां झारखंड के अंदर 14 में से 12 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को, और 2 सीटें मिली थी, 2 में से 1 झारखंड मुक्ति मोर्चा को यानी कि हेमंत सोरेन की पार्टी को मिली थी और 1 कांग्रेस को मिली थी। और इस समय हेमंत सोरेन गठबंधन का हिस्सा है, इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल है। देश के आदिवासी मुख्यमंत्रियों के अंदर हेमंत सोरेन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। हेमंत सोरेन को 7 बार समन किए जा चुके हैं। और हेमंत सोरेन के लिए अगर आप मान लें तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हेमंत सोरेन के साथ कभी भाजपा वहां मिलकर सरकार बनाना चाहती थी। हेमंत सोरेन भाजपा के पक्ष में आए नहीं, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली और बस मान लीजिए कि यही एक बड़ी परेशानी का कारण है। हालांकि हेमंत सोरेन की पार्टी ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, जब चुनाव हुआ था राष्ट्रपति का तो उस समय द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर, आदिवासी महिला के राष्ट्रपति बनने के नाम पर, इंडिया गठबंधन कांग्रेस से इतर अलग होकर के भाजपा के प्रत्याशी के रूप में द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया था। लेकिन इसके बावजूद बड़ी बात तो यही है कि इंडिया गठबंधन में रह करके अगर हेमंत सोरेन, क्योंकि दावा कर रहे हैं कि अगली बार 14 सीटों में से जो पिछली बार का परिणाम था वो पलट जाएगा, यानी कि हम 12 सीटें ले सकते हैं। अगर हेमंत सोरेन, लालू यादव की पार्टी यानी कि आरजेडी और साथ में कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन, अगर झारखंड के अंदर भी 1 के मुकाबले 1 प्रत्याशी हुआ तो परेशानी तो वहां भी बन सकती है। और मान लीजिए कि सबसे बड़ा कारण यही है, हेमंत सोरेन को भी किसी भी प्रकार से येन केन प्रकरण, उनको किसी प्रकार से या तो वो इंडिया गठबंधन से दूर हो जाए और या फिर उनको जेल भेजने की तैयारी है। जनवरी का महीना हेमंत सोरेन के लिए भी भारी हो सकता है। अगर तीसरा राज्य की बात करें तो तीसरा राज्य बिहार है और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जिस प्रकार घेरा जा रहा है, कल 5 जनवरी को ईडी के सामने पेश होने का सम्मन पहुंच चुका है तेजस्वी यादव के पास। एक सम्मन पहले भी गया था
जिसमें तेजस्वी यादव पेश नहीं हुए थे। उन्होंने कहा क्योंकि अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे, हेमंत सोरेन पेश नहीं हो रहे, तो फिर मैं भी पेश नहीं होता। और तेजस्वी यादव पेश नहीं हुए थे। 40 लोकसभा सीटों का राज्य है बिहार। एनडीए को पिछले गठ सरकार में यानी कि 2019 में 40 में से 39 सीट मिली थी। मात्र एक सीट एनडीए के खाते से बच गई थी, वो कांग्रेस जीत गई थी। और अब जब वहां पर महागठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ करके, बीजेपी को छोड़ करके साथ आ चुके हैं कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव के। हालांकि अगर मान लें तो मीडिया का जो एक नैरेटिव सेट हुआ पड़ा है, वो काफी दिनों से ये दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं कि लालू और नीतीश में कुछ गड़बड़ है, चचा भतीजे में बन नहीं रही। नीतीश और लालू के जो पुत्र हैं तेजस्वी यादव, उनको लेकर के खूब वैमनस्य की बातें भी की गई। लेकिन आप मान लीजिए कि जो धरातल पर दिखता है उसको तो देखकर कहीं लगता नहीं कि कोई लालू और नीतीश की जोड़ी के अंदर कोई दरार है। लेकिन क्योंकि मीडिया का, मैंने पहले कहा कि मीडिया का एक वर्ग एक नैरेटिव सेट कर चुका है कि वो राजनीति के अंदर वो दिखाएंगे जो उनको आदेश होगा। खैर, तेजस्वी यादव इसलिए जरूरी हैं कि अगर तेजस्वी यादव को जेल भेज दिया जाता है, लालू प्रसाद यादव चुनाव लड़ने के लिए पहले काबिल है नहीं, लालू प्रसाद यादव पहले ही जमानत पर हैं। और अगर तेजस्वी यादव को 2004 के उस मामले में, जबकि तेजस्वी यादव बालिग भी नहीं थे, उस मामले में अगर उनको किसी प्रकार से ईडी के घेरे में लेकर अगर जेल भेज दिया गया, तो फिर जो सोच है वो ये है कि राष्ट्रीय जनता दल भी कमजोर हो जाएगा। और उस स्थिति के अंदर इंडिया गठबंधन के अंदर राष्ट्रीय जनता दल वो काम भी नहीं कर पाएगा जो उसने करने की उससे उम्मीद की जा सकती है। और इस तरीके से मान लिया जाए कि अगर तेजस्वी यादव जेल चले जाते हैं और वो लोकसभा चुनाव तक फिर बाहर आते नहीं, तो फिर उसके बाद में मन मुताबिक जो सियासत चल पाएगी बिहार की भी। अगले जो नेता हैं उनका नाम है डीके शिव कुमार, कांग्रेस के नेता हैं, इस समय कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं। आप डीके शिव कुमार के मामले में ये जान लीजिए कि कहा जाता है कि राजनीति घर फूंक तमाशा देखने का काम है, तो डीके शिव कुमार पर वो बात कहीं ना कहीं पूरी तरह परिभाषित होती है। अपना पैसा लगा करके सियासत के अंदर उन्होंने किस प्रकार से कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया कर्नाटक में, यानी कि 6 महीने के अंदर जो कर्नाटक की फिजा बदल देते हैं, 3 महीने के अंदर जो तेलंगाना में कांग्रेस को सरकार बनाने की स्थिति में ला करके और तेलंगाना में सरकार बना लेते हैं। ऐसे नेता डीके शिव कुमार पर भी पूरी नजर है। और डीके शिव कुमार को भी कई बार ईडी के घेरे में लिया जा चुका है, पूछताछ हो चुकी है, उनको हिरासत में ही भेजा जा चुका है, लेकिन कुछ मिला नहीं है। बताया जाता है कि एक वहाँ का टेलीविज़न है साउथ इंडिया का, जय हिंद टीवी, और उसके मालिकों के नाम पर 12 जनवरी को तलब किया जा रहा है डीके शिव कुमार को भी, जिसमें उनसे भी पूछताछ होगी। चैनल के मालिक से भी पूछताछ की जा रही है कि उनके जो चैनल में पैसा लगा हुआ है वो डीके शिव कुमार का है। और आप मान लीजिए कि अगर डीके शिव कुमार को किसी प्रकार से घेरा जाएगा तो फिर कर्नाटक की 28 सीटें, जिन 28 सीटों में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी 2019 के चुनाव में, उन 28 सीटों में से 25 बीजेपी के पास थी, 1 सीट जेडीएस के पास थी, यानी कि जनता दल सेक्युलर देवेगौड़ा साहब की पार्टी, जिसका कि गठबंधन होने की बात चल रही है बीजेपी के साथ। 1 सीट कांग्रेस के पास थी और 1 इंडिपेंडेंट थे। लेकिन क्योंकि अब कर्नाटक में सरकार बन चुकी है कांग्रेस की, तेलंगाना का दूसरा राज्य है जहां पर कि 17 लोकसभा की सीटें हैं। तेलंगाना में 2019 के चुनाव में 4 सीट बीजेपी के पास थी, बीजेपी के 4 सांसद थे और तेलंगाना के कांग्रेस के 3 सांसद थे। लेकिन क्योंकि तेलंगाना में भी अब कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, कर्नाटक और तेलंगाना दोनों राज्यों में मिलाकर के 45 लोकसभा की सीटें हैं और वहां पर डीके शिव कुमार काफी प्रभावी हो सकते हैं। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव से पहले डीके शिव कुमार को भी अंदर भेज दिया गया तो फिर कहीं ना कहीं कमजोरी तो वहां इंडिया गठबंधन और कांग्रेस में आ जाएगी। आप मान लीजिए कि किसी प्रकार से, क्योंकि 400 पार का नारा है, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा और भव्य उद्घाटन समारोह की तैयारियां हैं, जहां पूरा देश एक तरफ राममय और भगवामय हो रहा है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी जो 400 पार की जो उनकी सोच चल रही है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में 37% वोट मिला था बीजेपी को, और 37% को अगर कहीं घटने लग गया वो वोट शेयर, अगर वो 2% भी घट गया तो फिर मान लीजिए कि सरकार बनाने में बड़ी मुश्किल आ जाएगी। और अगर वही कहीं 2% बढ़ गया तो फिर सीटों के अंदर बड़ा इजाफा हो जाएगा। मान लीजिए राजनीति आंकड़ों का खेल है और राजनीति के अंदर शतरंज की बिसात पर वो सब मोहरे सजाए जाते हैं।
जिससे कि कई बार तो अपने ही राजा को अपने ही सिपाही से चेकमेट भी करा लिया जाता है। मकसद सिर्फ एक होता है, क्योंकि शतरंज की सियासत जब खत्म होती है तो फिर सभी मोहरों को एक साथ बिठा दिया जाता है। इसलिए मकसद सिर्फ एक है कि किसी भी प्रकार से, यानी कि जो सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लग रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि उस स्थिति में तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जनवरी का महीना देश की राजनीति के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो। एक तरफ जहां भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा हो, तो दूसरी तरफ विपक्ष के 4 बड़े धुरंधर नेता, जो कि 119 लोकसभा की सीटों पर कहीं ना कहीं वहां पर प्रभाव रखते हैं, जिनमें से 2 मुख्यमंत्री हैं और 2 उप मुख्यमंत्री हैं, उनको जेल भेजा जा रहा हो। आपको क्या लगता है कि क्या इन चारों नेताओं को जनवरी के महीने में जेल भेजा जा सकता है? और आपको क्या लगता है कि अगर चारों नेता यानी कि अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन और डीके शिव कुमार जेल चले जाते हैं, तो फिर क्या वाकई इंडिया गठबंधन कमजोर हो जाएगा? और अगर इंडिया गठबंधन कमजोर होगा तो फिर क्या आसानी से जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है वो सार्थक हो जाएगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।